इन वीडियोस को शुरू करना थोड़ा कठिन रहता है। टाइटल में मैंने पावर रेंजर्स लिखा है, लेकिन असलियत में मैं सुपर सेंताई की बात करने वाला हूँ। वजह साफ है कि हमारे भारत में लोग पावर रेंजर्स को ज्यादा जानते हैं, तो जिन्हें सुपर सेंताई के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं अपने चैनल में एक आखिरी बार सब एक्सप्लेन करे दे रहा, जिससे किसी को भी इन शोज में इंटरेस्ट आए वो जाके देख सके। अब ढेर सारे जापानी शब्दों को सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सबसे पहला शब्द है तोकुसात्सु। गूगल के हिसाब से तोकुसात्सु का ट्रांसलेशन है स्पेशल इफेक्ट्स। कोई भी ऐसा विजुअल मीडिया जिसमें हैवी स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए गए हो, लेकिन डेफिनेशन चूतिया इंसानों के लिए होती है। मेरे हिसाब से तोकुसात्सु को मैं हर प्रकार के स्पेशल इफेक्ट्स की जगह बजट कंस्ट्रेंट में चीप स्पेशल इफेक्ट्स को इतनी इफेक्टिवली यूज करना कि क्रिएटिविटी उभर के नजर आए। अब ऐसी वेग बातों से भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए एग्जांपल जरूरी होते हैं। तो तोकुसात्सु जापानीज विजुअल मीडिया का बहुत वाइड जॉनरा है, जिसके अंदर बहुत सारे वियर्ड सब जॉनरा भी आते हैं। जैसे सबसे पॉपुलर सब जॉनरा है काइजू फिल्म्स, और इसके सबसे पॉपुलर काइजू को तुम लोग जानते होगे गॉडजिला, या जापानीज में गोजिला। अल्ट्रामैन या किसी भी प्रकार का लाइव एक्शन मेका को भी तुम तोकुसात्सु के अंदर ही रख सकते हो। कोई भी हॉरर मूवी जिसमें घिनौने इफेक्ट्स यूज किए गए हो, लाइव एक्शन मैजिकल गर्ल सब जॉनरा, और तोकुसात्सु के पॉपुलर डुओ फ्रेंचाइज कामेन राइडर, और आज की वीडियो का टॉपिक सुपर सेंताई। यहाँ सबसे जरूरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है पावर रेंजर्स और सुपर सेंताई में रिलेशन। इजी वे में बताना है तो मान लो जापान ने एक सुपर सेंताई का स्पेस पुलिस थीम पे अपना सुपर हीरो शो बनाया है, तोकुसो सेंताई डेका रेंजर। अब पावर रेंजर्स क्या करते हैं, इसी का एक अमेरिकन काउंटर पार्ट बनाते हैं पावर रेंजर्स एसपीडी, जिसमें सेम पुलिस का थीम होगा, लेकिन कैरेक्टर्स स्टोरी प्लॉट सब डिफरेंट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि सुपर सेंताई वाले शो में जितनी भी फुटेजेस में हीरो सूट्स में रहते हैं, वो सारी की सारी फुटेजेस पावर रेंजर्स में डायरेक्टली यूज कर दी जाती है। यानी कि बड़े एक्शन सीन्स को शूट करने का सारा खर्चा खत्म, एक ही तीर से दो निशाने। लेकिन पावर रेंजर्स को इन फुटेजेस को अपनी नई स्टोरी और कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लेवरली यूज करना पड़ता है। सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों शो में राइटिंग का है। पावर रेंजर्स की थीम्स ज्यादातर बच्चों और टीनेजर्स पे टारगेट रहती है। सुपर सेंताई अपनी थीम्स में यंग एडल्ट्स और एडल्ट्स डेमोग्राफिक को भी इन्वॉल्व कर देता है। सुपर सेंताई की राइटिंग कभी कभी काफी मैच्योर जगह पे चली जाती है, लेकिन ये सब के ऊपर सुपर सेंताई जिस चीज में सबसे माहिर है वो है अपार क्रिएटिविटी। इस साल को मिला के इस फ्रेंचाइज को 50 साल हो चुके हैं और टोटल 49 शोज, जिसमें से तुम किसी को भी उठाओगे उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चार्मिंग चीज मिलेगी। अब चाहे वो कूल एक्शन सीन्स हो, वियर्ड मॉन्स्टर्स के डिजाइन, या फिर बॉन्कर स्टोरी टेलिंग। और बॉन्करनेस शब्द के साथ ही साथ हम आज के वीडियो के मेन टॉपिक और सुपर सेंताई की 44th एंट्री मशीन सेंताई कीरा मेजर में आ चुके हैं। कीरा मेजर का अभी तक की कोई भी पावर रेंजर काउंटर पार्ट नहीं बना है, और अगर नहीं भी बनेगा तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, क्योंकि कीरा मेजर पूरा का पूरा जापानीज वियर्डनेस से भरा पड़ा हुआ है, जो काफी लोगों को ऑफ फुटिंग लग सकता है। लेकिन हम एनिमे फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले तो इसके थीम को ही ले लो। बाकी सीजन की तरीके इसे एक शब्द में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस वर्ल्ड के लोगों में एक एनर्जी फ्लो करती है जिसे इन लोग कीरा मेंटालिटी कहते हैं। अगर कोई पर्सन किसी भी फील्ड में स्पेशलिस्ट होगा या किसी भी चीज को लेकर ओवर पैशनेट होगा, तो उसकी कीरा मेंटालिटी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और उनका ऑरा बिल्कुल किरकिरी जैसे चमकने लगेगा। तो यहाँ से नाम आ गया है कि किरकिरी की ताकत का इस्तेमाल करने वाले जादूगर कीरा मेजर। बाकी सुपर सेंताई के तरीके इसमें भी एक इवल एम्परर जिसका नाम योदोन है, उसने पृथ्वी पे हमला कर दिया है। इसके पहले योदोन ने क्रिस्टेरिया नाम के प्लेनेट को तबाह किया था। वहाँ की इकलौती सर्वाइवर राजकुमारी पृथ्वी में आके ऐसे मुस्टंडे और मुस्टंडीनिया ढूंढ रही है जिनकी कीरा मेंटालिटी स्ट्रांग हो। कुल मिला के हमारे किरकिरी मेजर्स की टीम बन रही है। अब इन लोग पृथ्वी को बचाएंगे और लगे चमचम राजकुमारी का बदला भी पूरा हो जाएगा। क्रिस्टेरिया प्लेनेट की भी फिर अलग ही स्तर पे हरामखोरी है। वहाँ की चमकते पत्थर मनुष्यों की प्रजाति अपने साथ चमचमाते बोलते ईंटें भी पालती थी, जिनसे उन्हें ताकत मिलती थी। और वहाँ का राजा किंग ओरादीन इन ईंटों को अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से किसी भी आकार में ढाल देता था। क्रिस्टेरिया के तबाह होने के बाद राजकुमारी कुछ ईंटों को अपने साथ ले आई है, जो कि अब कीरा मेजर्स को ताकत देते हैं। किस्मत से पृथ्वी में उसे एक लड़का भी मिल जाता है जो किंग ओरादीन की तरीके इनको नए आकार में ढाल सकता है, जो कि हमारा कीरा मेजर का लीडर है कीरामाई रेड। और फिर इन ईंटों को वो अपनी कलाकारी से तरह तरह के व्हीकल्स में बदल देता है, जैसे ट्रक हो गया, रेसिंग कार, हेलीकॉप्टर, जिसको इन लोग न जाने क्यों व्हीकल्स की जगह मशीन बोलते हैं। तो इतने वाक्यों के एक्सप्लेनेशन के बाद पूरे सेंसलेस नाम का सेंस बन गया है मशीन सेंताई कीरा मेजर। ये सारे आइडियाज का हौच पौच पहले एपिसोड में तुम्हारे मुंह पे अंडरटेकर के बिग बूट की तरह पड़ेगा, और हैरानी से शो के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें सारी चीजें इजीली समझ भी आ रही होगी। और कीरा मेजर की सबसे खास बात यही है कि हर अगले एपिसोड में कुछ भी हो सकता है। क्रिएटिविटी और बॉडम पने की कोई लिमिट नहीं है। एक एपिसोड में हमारे कैरेक्टर्स एक्टिंग सेट में लड़ रहे होंगे तो अगले में विलेन के साथ वैका-मोल खेल रहे, फिर कभी कभी टाइम लूप में फंस जाएंगे। जिंदगी मौत की लड़ाई के बीच एक कैरेक्टर आके डांस करके हीरोज का मोराल बढ़ाने लगती है। क्यों कर रही है आखिर, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डिप्रेस्ड ईंटे के अंदर दोबारा पैशन जगाने के लिए इन लोगों से क्रिंज जोक सुनाते हैं, और ऐसी बकलोली करने में सबसे बड़ा हाथ है विलेंस का। कीरा मेजर के विलेंस को अगर मैं एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहूंगा तो गोचू। हर एक विलेन ऑफ द वीक इस शो का दिमाग से पैदल है। मतलब बाकी सुपर सेंताई के विलेंस का प्लान भी कभी कभी बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है। यहाँ कीरा मेजर में अगर कोई विलेन नॉर्मल प्लान लेके आया है तो वो हैरानी की बात होगी। इस मामले में मेरे फेवरेट दो पगले विलेंस ले लो। सबसे पहला ये बोलिंग वाला चूतिया। इसका गिमिक होता है कि ये लोगों को बोलिंग पिन्स की तरह खड़ा करता है, फिर अपने बॉम्ब को फेंक के उन्हें गिराता है। इसका बॉम्ब सिर्फ तभी फटेगा जब ये स्ट्राइक मार दे, यानी कि एक टर्न में 10 लोगों को गिरा दे। वियर्ड बात है कि ये ढक्कन बोलिंग में इतना स्किलफुल भी नहीं है, हमेशा कुछ को मिस ही कर देता है। बाकी विलेंस इसका मजाक उड़ाने लगते तो ये सीरियस हो जाता है और एक शॉट में सारे कीरा मेजर्स को गिरा देता है, पर बॉम्ब नहीं फूटता क्योंकि हमारे कीरा मेजर सिर्फ 6 है और इसे 10 गिराने रहते हैं।
अलग स्तर का चूतिया। फिर मेरा सबसे फेवरेट बिलौटा विलन, ये अपनी ताकत से किसी को भी बिल्ली बना देता है। दिक्कत इतनी है कि ये एक बिल्ला है, यानी कि अपने मास्टर की भी नहीं सुनता है। इसका जब मन करेगा तब लड़ेगा और थोड़ी देर बाद थक के एक जगह जाके सो भी जाता है। सोचो बस, यह विलन की समिति उस पर निर्भर होकर पूरा षड्यंत्र रच रही है और ये यहाँ मस्त विश्राम कर रहा। बाद में साले को घिनौना लथेड़ के उठाया जाता है। इन विलेंस की गिमिक कीरा मेजर के एपिसोड को बहुत ज्यादा फन बना देती है। जैसे एक एपिसोड में इन्हें विलेन को कार्ड गेम में हराना रहता है, एक में फिर वो वाला गेम होता है जिसमें जैसे पीछे मुड़ के देखोगे तो पार्टिसिपेंट को अपनी जगह पे फ्रीज होना रहता है। तकेशी कासल और स्क्विड गेम देखे लोग समझ गए होंगे। भाई एक विलेन तो साला फेविक्विक होता है। दुनिया में इतने सारे घातक तरीके लोगों को चोट पहुंचाने के, और इस हरामखोर ने गोंद चुना। और फिर मेरा फेवरेट एपिसोड जिसमें इन लोग रैप बैटल करते हैं। प्योर तुम्हारे मुंह से निकलेगा भाई साहब कुछ भी हो रहा है। किसी से जाके बोलो कुछ लोग पृथ्वी तबाह करने आए हैं, कैसे करेंगे? सुपर हीरोज को रैप बैटल में डिस करके, मोस्ट इफेक्टिव वे। अब ऐसी हाई स्टेक्स में भी कॉमेडी करते कैरेक्टर्स के बाद भी कीरा मेजर में जब जब एक्शन होता है तो तुम्हारी आंखें भी किरकिरा जाएंगी। एक तो स्पार्कल वाले आइडिया की वजह से फाइट के समय विजुअल इफेक्ट्स ऐसे भीषण फ्लैशी रखे गए हैं। अभी तक की मैंने जितने भी सुपर सेंताई देखे, कीरा मेजर में सबसे धाकड़ बीम्स का इफेक्ट है। पूरे स्क्रीन में भौकाल छा जाता है। फिर अगर कभी इस शो को अपनी फाइट कोरियोग्राफी और कैमरा मूवमेंट की आइटन दिखानी रहती है तो समझ लो तुम्हारी आंखों के लिए ट्रीट आने वाला है। कुछ मेरे फेवरेट्स देख लो। इस शो में एक और स्पेशल इफेक्ट आइडिया को प्यारे तरीके से दिखाया गया है। जब फोर फ्रंट में सेंताई सूट्स में एक्शन चल रहा होता है और बैकग्राउंड में मेका रोबोट्स लड़ रहे होते हैं और दोनों की आपस में इंटरैक्टिविटी भी हो रही होती है। इस लेवल पे ये चीज होती मैंने इससे पहले नहीं देखी थी। आधा बजट जैसे को इन्होंने इसी में लगा दिया हो। कुछ सीन्स का कंपोजिशन भी इस वजह से काफी सररियल सा हो जाता है। मैं इन शोज के डेवलपमेंट प्रोसेस में इतना नहीं घुसा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर्टेन एपिसोड्स में डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं। क्योंकि कीरा मेजर में एक एपिसोड था एपिसोड 24, उसका डायरेक्शन बाकी सबसे बिल्कुल अलग सा था। उसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स में भी कैरेक्टर्स का एक्सप्रेसिव क्लोजअप शॉट्स रखे हुए थे, जैसे हर एक एंगल और एक्शन सोच समझ के किया गया, काफी खूबसूरत था। और फिर उसी शो में ये लोग बैंड परफॉर्मेंस भी देते हैं तो सोने पे सुहागा। तो अब मेरे फेवरेट एलिमेंट रोल कॉल्स में आते हैं। सबसे पहले तो इनका नॉर्मल रोल कॉल देख लो। किरत साइजो करत काइकेस मशीन सेंताई। कीरा मेजर के राइटर्स रोल कॉल की खूबसूरती और उस ट्रेडिशन का मजाक उड़ाने का फन अच्छे से समझते हैं। जैसे जब सिक्स रेंजर आता है तो वो खुद से बोलता है कि अब मैं भी तुम लोगों के साथ रोल कॉल करूंगा, और येलो वाला एम्बेरस्ड हो जाता है। फिर एक एपिसोड में इन कैरेक्टर्स का इनके बोलते ईंटों से बॉडी स्वैप हो जाता है, तो उसमें उन ईंटों की पर्सनैलिटी और वॉइस के हिसाब से रोल कॉल्स भी चेंज हो जाते हैं। और इसके बाद इनका स्पेशल अटैक भी उस एपिसोड का वन ऑफ द हाईलाइट था। बाकी वो फेविक्विक वाला विलेन हमारे कीरामाई रेड को एक लड़की के साथ चिपका देता है तो सिर्फ उस सर्टेन सिचुएशन के लिए इसका रोल कॉल भी चेंज हो जाता है। क्रिएटिविटी की सीमा नांग चुका है ये शो। अब रोल कॉल्स का सबसे बड़ा रूल, ये करते वक्त कोई भी इन्हें नहीं टोकेगा। पर कीरा मेजर के चूतिया विलेंस में ऐसी सहजता का, एक विलन इन्हें रोल कॉल के बीच में अटैक कर देता है और जो ये इन लोग अपना कंटेम्परेरी डांस करके लड़कियों को उठाते हैं वो बीच में गिर जाती है। इतनी आउट ऑफ नोवेयर फनी शिट थी है। जैसा कि मैंने बताया कीरा मेजर के विलेंस मोस्टली ढक्कन होते हैं तो तुम्हें ऐसा कोई स्टेक्स बढ़ता नहीं दिखेगा, लेकिन लेटर इवेंट्स में जब अर्थ में पहली बार एम्परर योदोन की एंट्री होती है उसका डिजाइन काफी खौफनाक सा रखा गया था। बड़ा सा दानव का धड़ और लोअर हिस्सा नाग का, फील होता है कि ये फाइनल बॉस है। तो अब हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। बाकी सेंताइस की तरह कीरा मेजर्स की ऐसी कोई डीप बैक स्टोरीज वगैरह नहीं है और जिन कैरेक्टर्स की है वो मुझे उतना पसंद भी नहीं आए। ऐसे गूफी सेंताई में मुझे कैरेक्टर्स की डार्क बैक स्टोरीज चाहिए भी नहीं। तो मैं इन कैरेक्टर्स की मेरी लीस्ट फेवरेट से मोस्ट फेवरेट के क्रम में बात करूंगा। ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है शो में जो मुझे नहीं पसंद, पर कीरामाई सिल्वर को जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है उस हिसाब से ये मुझे इतना कूल नहीं लगा। हर सिक्स रेंजर की एंट्री की तरह ताकेमिची को भी काफी धाकड़ तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी पहली फाइट मैंने काफी बार रिपीट पे देखी थी। वन ऑफ द बैड एस एक्शन सीन था वो। इस कैरेक्टर की फिर बैक स्टोरी भी थी। ये क्रिस्टेरिया के राजा किंग ओरादीन द्वारा पाला गया अर्थलिंग था जो तबाही के समय वहाँ प्रेजेंट नहीं था। तो अब ये कोई 4 पावरफुल पत्थरों को ढूंढ रहा है जिनकी पावर से दोबारा क्रिस्टेरिया रिस्टोर हो सकता है। ये पत्थर कुल मिला के मार्वल के इन्फिनिटी स्टोन्स है। ताकेमिची को टीम के हर एक मेंबर के साथ बॉन्ड भी कराया गया है। उसके बाद भी मुझे ये हमेशा आउटसाइडर ही सा लगा। अब आते अगले कैरेक्टर जो कि कीरा मेजर का प्राइमरी एंटेगनिस्ट है, गार्जा। ये तुम्हारा टिपिकल अच्छे राजा का इविल ट्विन वाला कैरेक्टर है। धीमे धीमे स्टोरी में आगे जाने पे इसके कैरेक्टर को डेप्थ भी मिलती जाती है और सिर्फ उसी वजह से मुझे ये ताकेमिची से ज्यादा पसंद
पसंद है, लेकिन उसके बाद भी इतना कुछ बढ़िया नहीं लगा। बेसिक सुपर सेंताई का रिकरिंग विलन था। अब आते हैं पहली मेन 5 की रेंजर कीरामाई पिंक सायो। जैसा कि मैंने बताया, हर कीरा मेजर अपनी किसी एक फील्ड का स्पेशलिस्ट होगा। सायो हमारी सर्जन है, जो कि काफी जरूरी प्रैक्टिकल स्किल है। उसके बाद भी पूरे शो में इसकी इस स्किल से रिलेटेड कोई भी धाकड़ मोमेंट्स नहीं रखे गए। पूरे शो में मुश्किल से इसके सेंट्रिक 2 एपिसोड्स होंगे, उसमें से भी एक में बाकी कैरेक्टर्स ही लाइमलाइट खा जाते हैं। इसके 2 हाईलाइट्स मुझे जो याद आ रहे हैं, उन दोनों में रोमांस के हिंट्स दिए गए, पर उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया। पहला तो ताकेमिची की एंट्री में ये दोनों एक दूसरे को गालों में किस करते हैं, लेकिन वो यूं ही वन ऑफ चीज थी, उसके बाद कुछ हुआ भी नहीं आगे। और फिर इसका डेट वाला एपिसोड, उस पूरे एपिसोड में काफी प्यारा सेटअप दिया गया था, लेकिन एंड तक सायो फोकस से हट गई थी और उसके बाद उस लड़के का भी एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। इसको लेके जो मेरा सबसे फेवरेट सीन है, जिसमें काफी प्यारा मूड और एक्टिंग भी काफी तगड़ी की गई थी, लेकिन वहां भी दूसरे कैरेक्टर की राइटिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। कुल मिला के ये वेस्टेड पोटेंशियल थी। अगला कैरेक्टर मेरे लिस्ट में है कीरामाई ब्लू शिगुरु। यहाँ से अब मुझे सारे कैरेक्टर्स पसंद है, बस प्रेफरेंस की बात है। शिगुरु एक एक्टर है और इसकी एक्टिंग स्किल्स को कई सिचुएशंस में काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया गया है। इसके अलावा ये टीम का बेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, तो इसके फाइटिंग सीन्स इतने फ्लूइड होते हैं। इसकी एक्टिंग रेंज भी काफी वियर्ड सी है, ज्यादातर ये ओवर एक्टिंग ही करा करता है, लेकिन अगर कोई सीन सीरियस एक्टिंग डिमांड कर रही है तो ये वहां भी शाइन कर जाता है। तो मेरे हिसाब से सही बंदे को कास्ट किया गया। इसके अलावा एक जरा सी हिंट दी गई थी कि शिगुरु को सायो पे क्रश है, लेकिन न जाने क्यों आगे नहीं बढ़ाया गया। राइटर्स ने सायो के 3 रोमांटिक इंटरेस्ट प्लॉट ओपन किए और तीनों के तीनों में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई। अगली कैरेक्टर है फैन फेवरेट योदोना। हैंड्स डाउन इस शो की सबसे फन कैरेक्टर, प्योर इविल डोमिनेट्रिक्स। राइटर ने इस कैरेक्टर को पूरी छूट दे दी है कि ओवर द टॉप साइकोपैथ पर्सनैलिटी में चले जाए। हर एक बॉडी मूवमेंट से लेके इसका ट्रेडमार्क जीभ निकालना, होंठ चाटना और संख्यों की तरह बिना कॉन्टेक्स्ट के हंसने लगना। बालाजी टेलीफिल्म्स के एडिटिंग के लेवल पे किसी कैरेक्टर को एक्टिंग दे दो, तुम्हें योदोना मिल जाएगी। फिर कीरा मेजर की राइटिंग में ऐसी ओवर द टॉप इविल कैरेक्टर के भी बेवकूफ वाले मोमेंट्स भरे पड़े। जैसे एक सीन में सायो पीछे से आके इससे प्लान पूछती है और योदोना उसे बता भी देती है। फिर ये पगली कभी कभी मैनिक्विन्स के बीच खुद भी शांति से बिना हिले डुले खड़ी हो जाती है। गार्जा के तरीके स्टोरी के एंड तक आते आते इस कैरेक्टर को भी काफी बढ़िया डेप्थ मिल जाती है और इसके ओरिजिन का सीक्रेट भी काफी इंटरेस्टिंग था। अब बचते हैं हमारे टॉप 3 कैरेक्टर्स, कीरामाई ग्रीन सेना, कीरामाई येलो तामेतोमो और हमारा लीडर कीरामाई रेड जुरू। ये तीनों मेरे फेवरेट है। अगर किसी एक को फिर भी टॉप पे रखना होगा तो येलो का रखूंगा। सुपर सेंताई की पूरी टीम एक साथ वर्क करती है, लेकिन कुछ मेंबर्स में अपने आप नेचुरल केमिस्ट्री बनी जाती है। कीरा मेजर में ये तीनों एक दूसरे को प्यारे तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और ये चीज दूसरे एपिसोड से अपेरेंट हो जाती है। सेना अपनी प्रोफेशनल एथलीट लाइफ और सुपर हीरो लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रही होती है। इसी बीच यहाँ एक विलेन आ जाता है जिसको हराने के लिए सेना की स्पीड की जरूरत पड़ेगी। तामेतोमो जुरू को एहसास दिलाता है कि एज अ लीडर उसे ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन पे कठिन डिसीजंस लेने पड़ेंगे और अब यहाँ पे जुरू को एज अ लीडर डिसीजन लेना है कि अपने टीम मेंबर को उनके प्रो करियर के लिए प्रोत्साहित करे या कीरा मेजर की मदद करने के लिए। इस एपिसोड की राइटिंग इतनी धाकड़ थी क्योंकि तीनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में थे। सेना को अगर उसकी रेसिंग छोड़ के लड़ने को बुलाएंगे तो उसके प्रोफेशनल करियर में वो लोग बाधा हिला रहे। कुल मिला के जिस स्किल की वजह से वो कीरा मेजर बनी वही आज उसे दिक्कत दे रहा है और अगर वो लड़ने नहीं आई तो तामेतोमो की नजरों से जुरू एज अ लीडर कठिन डिसीजन नहीं ले सकता है और आखिर में सारी जिम्मेदारी हमारे लीडर के ऊपर आ गई है। आखिर में जुरू जब ये सिचुएशन को सॉल्व कर लेता है तो सेना जुरू को लीडर घोषित कर देती है और तामेतोमो भी जुरू पे ट्रस्ट करने लगता है। इसके बाद भी फाइट्स की मेन टैक्टिक्स तामेतोमो ही सोचता है, लेकिन वो सारे जरूरी डिसीजंस जुरू पे ही छोड़ देता है। तुम्हारा नहीं पता पर मुझे इस टाइप के टीम डायनेमिक्स काफी तगड़े लगते हैं। अब तीनों की इंडिविजुअली बात करेंगे तो कीरामाई ग्रीन सेना एक प्रोफेशनल रनर है और साफ हम देख सकते हैं कि इस स्किल को फाइट में यूज करना काफी ईजी है, इसलिए इसके स्पीड सेंट्रिक एपिसोड्स भी ढेर सारे और इसी स्पीड फाइटिंग स्टाइल में जब ये तलवार चलाती है तो इतना स्नैपी एक्शन होता है। बाकी सुपर सेंताई में बबली पर्सनैलिटी वाली फीमेल कैरेक्टर मुझे पसंद है क्योंकि उनके जब सीरियस या इमोशनल मोमेंट होते हैं तो तगड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलता है और यहाँ भी एक सीन में इस आइडिया को खूबसूरती से पुल ऑफ किया गया था। कीरामाई येलो तामेतोमो हमारा प्रोफेशनल ई स्पोर्ट प्लेयर है। ऐसे तो भाई को सिर्फ एक गेम खेलना चाहिए, लेकिन ये सारे गेम में टॉप प्लेयर है। बाकी मुझे टेकन खेलते लोग दिख रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। एज अ गेमर अपना भाई तगड़ा टैक्टिशियन है, तो इसके सेंट्रिक एपिसोड्स में तो इसके शाइनिंग मोमेंट्स होते ही है, जैसे ये एक टाइम लूप से अपने टीम मेंबर्स को निकाल लेता है। इसके अलावा बाकी नॉर्मल एपिसोड्स में भी इसके मोमेंट्स हो ही जाते हैं क्योंकि मोस्टली टीम के प्लान से ही बनाता है। यहाँ तक कि आखिरी फाइट में भी ये बंदा ऑन द स्पॉट विनिंग टैक्टिक सोच देता है। इसके साथ इसकी शार्प शूटिंग स्किल्स भी काफी तगड़ी है, इतनी तगड़ी है कि योदोन एम्परर के इनफेमस शार्प शूटर पे ये अपर हैंड ले लेता है और पूरे टीम का अकेला मेंबर है जिसने एक जनरल को प्योर अपने बलबूते पे मारा है, इसलिए कह दो ये मेरा फेवरेट है। और फिर भाई एक गेमर भी है तो अपने आप इसको सैल्यूट जाता है। अब आते हैं अपने लीडर कीरामाई रेड जुरू में। जुरू एक आर्टिस्ट है, उसी ने ये सारे स्टोन्स को मशीन का आकार दिया था, यहाँ तक कि सारे मेकास और सुपर वेपन्स भी इसी ने डिजाइन किए हुए हैं। इसी चक्कर में बाकी लोग को इसे डिफॉल्ट लीडर मानने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन इसके अलावा ये अपने टीम मेंबर्स को हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए उत्साहता रहता है, तो अपने भाई के अंदर नेचुरल लीडर टेंडेंसीज भी है। शो की शुरुआत में इसे जब भी कोई आइडिया स्ट्रक करता है तो ये अपना कैच फ्रेज यूज करता है।
जो कि मैं खुश हूँ कि बिल्कुल सही मात्रा में यूज किया गया, वरना ये बंदा मोस्ट एनोइंग रेड बन सकता था। जीरो के मेरे फेवरेट एपिसोड्स वो होते हैं जो आर्ट और क्रिएटिविटी में फोकस होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में आर्ट का फन समझाना या फिर एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट के फेलियर्स में उसे सपोर्ट करना। उन एपिसोड्स का टोन भी बाकी पूरे शो से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। उसमें बिग एक्शन फाइट से ज्यादा उन वन ऑफ साइड कैरेक्टर के ड्रामा पे फोकस करते हैं। यहाँ मैं अब कीरा मेजर के मेरे फेवरेट एपिसोड की बात करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से जीरो के कैरेक्टर की पर्सनैलिटी और इस पूरे शो का असली छुपा हुआ थीम भी काफी बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो जाता है। विलन के फैक्शन में गार्जा के साथ एक योदोन एम्परर का अंडरलिंग भी होता है, कैरेंटुला, जो कि तुम्हारा हर बेसिक सुपर सेंताई की तरह वो विलन कैरेक्टर है जो बाकी विलेंस ऑफ द वीक को एक एक करके हीरो से लड़ने भेजता है। कुल मिला के विलन फैक्शन का स्ट्रेटेजिस्ट। इस शो के सारे विलेंस और काइजू मॉन्स्टर्स को इसी ने डिजाइन किया हुआ है। जैसा कि तुम लोगों ने देखा है, इसके द्वारा डिजाइन किए सारे के सारे मॉन्स्टर्स डायरेक्टली हमला करने की जगह वियर्ड गूफी मेथड्स यूज करते हैं। तो ये सारे प्लान, आइडियाज और गिमिक इसी के दिमाग की उपज है। बार बार इसके प्लान के फेल हो जाने पे इसके साथ वाले इसकी क्रिएटिविटी पे शक करने लगते हैं। वो लोग चाहते हैं कि ये ऐसे वियर्ड मेथड की जगह कुछ ऐसा बनाए जो डायरेक्ट हो। तभी आदमी ये डायलॉग मारता है, ゼロからアイデアを生み出すのは大修行なんだ。そしてそのアイデアは奇抜で斬新で面白いものでなくてはならない。 पूरे शो का मेरे लिए सबसे रिलेटेबल डायलॉग था। सिर्फ इसी डायलॉग के कारण मैं इस भाई को काफी अच्छे से समझने लगा हूँ। लगातार इसके क्रिएशन के फेलियर के बाद ये डिप्रेस हो जाता है और आखिर में ये अपना बेस्ट मॉन्स्टर बनाता है, जो कि वही बिल्ला है। तो आयरनी ये है कि इसने अपना बेस्ट मॉन्स्टर कीरा मेजर को हराने के लिए बनाया, लेकिन इसका क्रिएटिव नेचर भी उसमें और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। जैसे ये अपने क्रिएटिव फ्रीडम में पनपता है, वैसे इसका मैग्नम ओपस अपने फ्रीडम में। इसलिए ये बिल्ला इसके ऑर्डर्स भी नहीं मानता है। उस एपिसोड के शुरुआत में वो बिल्ला जुरू को भी बिल्ला बना देता है और जुरू कीरा मेजर के साथ जाने की जगह कैरेंटुला के पीछे आ जाता है। अब यहाँ दोनों के बीच बॉन्ड डेवलप होने लगते हैं और वो दोनों एक साथ पेंट करते हैं। और कैरेंटुला को वो समय याद आ जाता है जब वो बिना स्ट्रेस लिए केवल अपने फन के लिए क्रिएट करता था। और मुझे भी तब एहसास हुआ कि ये कमेंटरीज पूरे शो पे लागू होती है। इस वर्ल्ड की क्रिएटिव वर्ल्ड बिल्डिंग, अपनी अपनी स्पेशल स्किल्स के लिए उचकोटी का पैशन, मेन कैरेक्टर की एबिलिटी, सारे मेकास और सुपर पावर्स में भी आइडियाज का स्पार्कल होना, यहाँ तक कि मेन विलन भी तब ताकतवर होता है जब वो अपने बचपन का फेवरेट स्पेशल मूव यूज करता है। और ये अंडरलिंग कैरेक्टर कैरेंटुला इस एस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये शो को बनाने वाले हर उस आर्टिस्ट का सेल्फ इंसर्ट है जिनके क्रिएशन की वजह से इतने फन और यूनिक सिचुएशंस हमें देखने को मिले। इसलिए मेरे हिसाब से इस शो का असली थीम सारे सुपर सेंताई या कह दो पूरे तोकुसात्सु को भी अपने अंदर ले लेता है, क्रिएटिविटी। और इसी थीम के साथ हम इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में पहुंच चुके हैं। मैं काफ़ी टाइम से एक आइडिया को करने की सोच रहा था जो अब जाके इस वीडियो में नेचुरली फिट हो रही है। मेरे चैनल का सबसे बड़ा थीम क्रिएटिविटी है, या कह दो क्रिएटिविटी और आर्ट को अप्रिशिएट करना। कभी कभी बकचोदी हो जाती है, ज्यादातर बकचोदी हो जाती है, लेकिन हमारा मकसद लोगों में कलाकारी के प्रति प्रशंसा की भावना बढ़ाना है। पर कब तक दूर से इन कला को निगलते रहने का इरादा है तुम लोगों का? अपनी क्रिएटिविटी के जूस से अंडरवेयर गीली कब करोगे? हमारा समाज भी इसमें हमारी सहायता नहीं करता है, तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। कुल मिला के मैं एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन टाइप करने का सोच रहा हूँ। क्या तो कंपटीशन दिया है, पर ऐसा कुछ जजिंग या मार्किंग की बीसी नहीं हो रही है। और जैसा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो प्राइज मनी के मामले में भी कुछ नहीं मिलने वाला तुम लोगों को। रिवॉर्ड का जिक्र पहले करे दे रहा, जिससे आधे लोग तुरंत निकल ले। आइडिया ये है कि जो इंटरेस्टेड है वो मुझे अपनी शॉर्ट स्टोरी लिख के भेज सकते हैं, लिमिट 500 शब्द के नीचे। इससे ऊपर चली जाएगी तो मैं गुस्साऊंगा तो नहीं, लेकिन लिमिटेशन ब्रीड्स क्रिएटिविटी। हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, या नहीं बस इन दोनों भाषा में लिख सकते हो। मुझे राइटिंग स्किल्स या क्लीशे आइडिया से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं बस चाहता कि तुम लोग कुछ तो लिखो। और मेरे चैनल के सब हो तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि स्टोरी जितनी बॉन्कर्स होगी उतनी ज़्यादा तारीफें मिलेंगी मेरी तरफ से। कोई भी जॉनरा उठा सकते हो, साई-फाई, फैंटेसी, हॉरर, रोमांस, नॉयर, हिस्टोरिकल, यहाँ तक कि नॉन एनिमे पे भी स्टोरी चलेगी। कोशिश करना चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि एक एआई हमेशा दो कौड़ी के स्टोरी आइडियाज ही देगा। लेकिन कर भी लोगे तो मुझे पता थोड़ी चलने वाला है, तो यू डू यू। अगर ज़्यादा एंट्रीज आ गई तो मैं उन सारी स्टोरीज पे अपनी पॉजिटिव टिप्पणी देते हुए एक वीडियो बना दूंगा। मैं किसी की टेक्निकल स्किल को जज नहीं करने वाला। मैं बस तुमसे पन्नों पे तुम्हारी अनबाउंड क्रिएटिविटी की उल्टी चाहता हूँ। जितनी भी एंट्रीज आएंगी मैं पर्सनल हॉल ऑफ फेम में खुद अपने सुनहरे कीबोर्ड से उनकी स्टोरी और उन क्रिएटर का नाम टाइप करके अपने कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा के लिए चिपका दूंगा। इस आइडिया को लेकर फर्दर न्यूज मैं बाद में कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूंगा, जैसे आखिरी सबमिशन की डेट क्या होगी और तो भी मुझे खुद नहीं पता कि क्या है। तो दैट्स इट। जिन्होंने यहाँ तक की वीडियो देखी है, बेहद शुक्रिया। तुम लोग एक बहुत बड़े रीजन हो जो मैं ऐसी वीडियोस पे अपना दिमाग खर्च कर पाता हूँ। अगर कोई नए लोग यहाँ तक टिक गए तो कैसे कहाँ से भाई, इधर कैसे आना हो गया? तुम लोगों को भी धन्यवाद। होप तुम लोगों ने एंजॉय की हो वीडियो। बिना एंजॉय के यहाँ तक टिक गए तो कोई नहीं, मैं किसी को जज नहीं करने वाला। अब बहुत ही हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया मेरा। बाय।